नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के आपके जवाब देंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। कुणाल शाह होंगे निर्मल भंग से, और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता होंगे। आप दोनों के पास ही आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते कि आपको सवाल कैसे पूछना है। तो आप कमोडिटी से सभी जुड़े हुए सवाल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9619873567 पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं, और आपकी सभी पूछे गए सवालों के जवाब कमोडिटी निवेश में अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी एक बड़ी खबर की, जो सरसों और चना वायदा में हाल में जो पाबंदी लगी है उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, किस तरह से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, क्या रिएक्शन है, इस पर बात होगी। क्योंकि जिस तरह से क्रूड और मस्टर्ड और चना के वायदा में जिस तरह से पाबंदी लगा दी गई थी, रातों रात इस पर फैसला हुआ था, उसके बाद से सभी पार्टिसिपेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। और खास करके किसान, ऐसे किसान जो ऑप्शंस के जरिए, पुट ऑप्शंस के जरिए अपने रिस्क को कम करते थे, ऐसे किसान सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है युवराज हैं, जो डायरेक्टर है हिंदुस्तान ट्रेडकॉम से। साथ ही अमित नफाडे हैं, जो जय सरदार एफपीओ से हैं, डायरेक्टर है जय सरदार एफपीओ के, महाराष्ट्र का एफपीओ है। और साथ ही सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जो एवीपी है एक गांव फार्म सर्विस के। तो ये दो हमारे एफपीओ से हैं। और साथ ही युवराज, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदुस्तान ट्रेडकॉम के डायरेक्टर है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। तो सबसे पहले बात होगी अमित से। अमित जी, क्या कुछ आपका रिएक्शन है जिस तरह से अचानक से ये फैसला लिया गया, तो आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं अब? नमस्कार। सबसे पहले तो हम सेबी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि लास्ट ईयर उन्होंने जो भी पुट ऑप्शन के लिए एक पहल की थी, और उस माध्यम से किसानों को चने के लिए पुट ऑप्शन में जाने का एक मौका मिला था, तो उसके लिए उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते थे कि ये जो पुट ऑप्शन में उन्होंने एक स्कोप दिया हुआ था किसानों को या एफपीओ को पार्टिसिपेट करने का, तो वो थोड़ा सा और उन्होंने कुछ सालों तक उसका स्टडी करना बहुत जरूरी था। जहां तक किसानों की या एफपीओ की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो पुट ऑप्शंस में मतलब अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट रेट तो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और किसानों को अगर हम एमएसपी की बात करते हैं, तो एमएसपी भी हमेशा हर किसान को मिलता है, ऐसा भी नहीं है। ओके। एमएसपी में जो भी खरीद होती है लिमिटेड ही होती है। जी जी। तो ऐसे केस में अगर पुट ऑप्शन है या फ्यूचर है, वो एक भाव किसान को कुछ महीने पहले ही हम एक एश्योर्ड रेट ऑफर कर सकते थे हमारे एफपीओ के माध्यम से, जब पुट ऑप्शंस आया या जब भी फ्यूचर मार्केट पे या कमोडिटी वायदे बाजार पे चना वहां पे अवेलेबल था। जैसे जय सरदार अभी चने के पूरे वैल्यू चेन में काम करता है। हम सीड प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, प्रोक्योरमेंट भी करते हैं, मार्केट लिंकेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये सारे कमोडिटी वैल्यू चेन में जब हम काम करते हैं, तो हमें लगता है ये बहुत ही जरूरी था। क्योंकि जब किसान का माल आता है, मार्केट अगर गिर जाता है, तो किसान को वो भाव नहीं मिल पाता, और किसान का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स जो है वो एक रेशो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो पुट ऑप्शन के माध्यम से या वायदे बाजार के माध्यम से किसान मतलब सोइंग से पहले ही एक डिसीजन ले सकता था कि भैया मुझे 5,000 अगर रेट दिख रहा है और 5,000 कोई एश्योर्ड दे रहा है, तो मैं चना लगाऊंगा। जी बिल्कुल। वो एश्योरेंस मार्केट नहीं दे सकता है। ओके। जो एश्योरेंस हमें पुट ऑप्शन देता है, जो एश्योरेंस हमें वायदे बाजार देता है। ओके, यानी अभी जी जी बोलिए बोलिए अमित जी। हाँ, जैसे हमने किसानों से बात की थी या जब पुट ऑप्शन हमने समझने की कोशिश की थी, ओके। तो हमने ये भी देखा कि जैसे कुछ साल पहले अगर हम जाते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। लाइफ इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स सेविंग के लिए अलग अलग स्कीम बनाई। फिर धीरे धीरे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को अडॉप्ट किया। अभी सिचुएशन ऐसा है कि काफी लोग ऐसे हैं जो टैक्स सेविंग्स के लिमिट को क्रॉस करके भी ज्यादा पैसा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो सिमिलर पुट ऑप्शन जो है वो एक तरह से रेट का इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस किया हुआ था सेबी ने। और इस इंश्योरेंस के माध्यम से किसान को एक गारंटी थी रेट की, और जिस गारंटी के आधार पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकता था। ओके। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये चलना चाहिए। और जो भी कुछ अगर कुछ इश्यूज है जिसके वजह से इस पे बैन लगाया गया है,
तो इश्यूज डिस्कस होने चाहिए, फार्मर्स के साथ डिस्कस होने चाहिए, वैल्यू चेन के बाकी प्लेयर्स के साथ डिस्कस बिल्कुल होने बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। और उन्हें रिजॉल्व करके फिर शुरू होना जी चाहिए। जी, हमारे साथ सुरेंद्र कुमार गुप्ता भी हैं, एवीपी है एक गांव फार्म सर्विस के। सुरेंद्र जी, आपका क्या रिएक्शन है? अगर आप एक पीओज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसानों के साथ आपकी रेगुलर बातचीत होती होगी, क्या उसका फायदा, ऑप्शंस का फायदा ले रहे थे किसान या नहीं? या बिल्कुल सर। भुवन जी नमस्ते और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के मंडला जिले से हूँ, जो जी। मूलतः है आदिवासी जिला है। और हमारे यहाँ जो किसान है, बहुत ही छोटे किसान या मंझौले किसान हमारे साथ जुड़े हैं प्रोड्यूसर कंपनी में। जी। हम पिछले 3 सालों से एनसीडीएक्स के साथ जुड़कर फ्यूचर ट्रेड और लास्ट ईयर हमने पुट ऑप्शन पे काम किया था। जी बड़ी मुश्किल से हमने अपने छोटे किसानों को एसोसिएट किया था चने की वैल्यू चेन में आगे काम करने के लिए। जी और जी दो हमारे एक्सपीरियंस ये रहे जी कि जैसा कि आप तो मतलब यहाँ की ज्योग्राफी देखेंगे तो हमारे यहाँ से मंडियों का मतलब कोई एक विलेज से अप्रोक्सीमेट 40 to 45 किलोमीटर दूर मंडियां हैं। जी तो किसानों को अपना मटेरियल ले जाने तक में इतनी दिक्कत होती थी। और मंडी में फिर मंडी जाने के बाद एक जनरल ट्रेड रहता है मंडियों में जी कि जैसे ही मंडी में कोई कमोडिटी की आवक होती है तो रेट डाउन हो जाते हैं। जी तो ये बड़ा किसानों के साथ कहीं ना कहीं हमेशा से चीटिंग होती रहती थी। हम जब एनसीडीएक्स के साथ जुड़े और फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शन पुट में हमने एंट्री की, उससे किसानों को बहुत फायदा, मतलब देखा जाए तो इमीडिएट हम जो रिस्क फैक्टर था वो हमने खत्म करते हुए ओके और ऑप्शन का यूज करते हुए और फ्यूचर का यूज करते हुए हमने 2 सालों में किसानों को मतलब जो एक अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए, किसान हमारे साथ एसोसिएट होना कंटिन्यू बढ़ने लगे कि हम ओके। इनके साथ काम करेंगे। ओके। तो हमको ये रेट एश्योरेंस दे रहे हैं और ओके। साथ में कहीं ना कहीं हमारी कमोडिटी को आगे मार्केट में बेचने के लिए हमारी मदद करते ओके, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शंस का जो कॉस्टिंग है वो भी कम है, केवल क्योंकि आपको प्रीमियम ही आपको यहाँ पर देना पड़ता है, इससे उसको किसानों को फायदा होता है। तो कम लागत की वजह से भी वायदा बाजार का एक ऐसा टूल था, अगर सरकार को बंद करना भी चाहिए था तो फ्यूचर्स बंद करते, ऑप्शंस को जारी रखना चाहिए था। युवराज जी, आपका क्या टेक है? क्या आप लोगों से राय ली गई थी जब ये पाबंदी लगाने से पहले चना या सरसों के मामले में? सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार पैनलिस्ट। सो अभी हमारा क्या है कि सेबी की तरफ से जो ये डिसीजन आया है, ये हमारे लिए भी उतना ही एक सरप्राइज था, क्योंकि सेम डे ट्रेडिंग डे मॉर्निंग में जैसे कि बाकी पब्लिक डोमेन में सर्कुलर के थ्रू ये चीज बताई गई थी, उसी तरह से ब्रोकर कम्युनिटी को भी वहीं से ही उसी मीडियम के थ्रू बताया गया था। तो एज सच कहीं कोई फीडबैक या कहीं कोई टाइम नहीं दिया गया था कि जिससे हमारा फीडबैक लिया जाए या अदर वैल्यू पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक लिया जाए। तो ऐसी चीज नहीं की गई थी। एंड यही एक गैप है जो कि हमें हमें कहीं ना कहीं ये फील होता है रिस्पॉन्सिबल, हमें भी लगता है कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आज अगर हमारे पास में कोई भी नया इन्वेस्टर आता है जो कि सीखना चाहता है किसी भी तरीके से हेज करने को अपने, तो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कल को अगर मेरी कमोडिटी भी इसी तरीके से बंद हो गई रातों रात तो क्या करेंगे? और इसका जवाब वाजिब सवाल बीइंग है युवराज। ब्रोकर हमें रिस्पॉन्सिबल फील होता है कि सामने हम हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी। हमारे पास में इसका कोई जवाब नहीं है। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे एक सेंटिमेंट पर भी असर होता है, क्योंकि सेंटिमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है इस पे। तो कोई भी अगर पैसा लगाए तो बिल्कुल सवाल करेगा। अगर आप कल पोजीशन लिया और आज पोजीशन लिया और कल बंद हो जाए तो बिल्कुल सवाल तो आपसे ही करेंगे, क्योंकि आपके जरिए पैसा लगाया है। अम्मी जी, एक और सवाल आपसे कि आप लोगों ने सेबी को इस बारे में कुछ चिट्ठी वगैरह लिखी है, क्या मांग की है कि ऑप्शंस कम से कम शुरू की जाए? हाँ, अलग अलग फोरम पे हमने लिखा है ईमेल के माध्यम से। ये जो पुट ऑप्शन है इसको हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए और शुरू करना चाहिए। ओके। और हमने ये भी अलग अलग फोरम पे बोला हुआ है कि अगर गवर्नमेंट अभी भी कुछ पायलट करना चाहती है, ओके। तो नाबार्ड जैसी कुछ एजेंसीज है या गवर्नमेंट के बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से जैसे आप क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ओके। उस तरह से आप ऑप्शन पे एटलीस्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन आप आपके साथ ही किसी एफपीओ को लेके डेमोन्स्ट्रेट करके देखिए कि उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कहीं पे क्या दिक्कतें आ रही है। तो इस तरह से सेबी को आपने अगर लिखा कुछ, तो सेबी की तरफ से जवाब आया अमित जी? नहीं, अभी तक तो हमें वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ओके ओके। युवराज जी,
युवराज, अब आपके पास आना चाह रहा हूं। युवराज, आप बताइए कि क्या रिएक्शन है आपके और बाकी पार्टिसिपेंट्स का, उनका क्या कहना है? देखिए, बीइंग ब्रोकर की कैपेसिटी में हम जहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सचेंजेस के थ्रू हम काफी एप्लीकेशंस लगा चुके हैं इस चीज को लेकर के, एंड डायरेक्टली सेबी को भी ब्रोकर्स की तरफ से, जैसे एनमी है या ब्रोकर्स फोरम है, तो उनके थ्रू ऑलरेडी एप्लीकेशंस जा चुकी है। जी तो अभी तक इस पे कोई रिस्पॉन्स या क्लैरिटी नहीं आई है। हमारा बस इतना सा कहना है कि हमें इसके पीछे का रैशनल और इसके पीछे के बेसिस जो है जी। वो एक बार क्लियर कर दिए जाएं, कि जिससे हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो आगे कन्वे कर पाए ओके बाकी पार्टिसिपेंट्स को। ओके सर, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, हमारे सोर्सेस वगैरह बता रहे हैं कि सर्विलांस की दिक्कत है, उतार चढ़ाव काफी है, इस वजह से फैसला लिया गया। ऐसी बात थी क्या युवराज? देखिए क्या है, अगर हम दो कमोडिटीज चना और आरएम सीड की बात करें, तो चना जिस टाइम पे डिसकंटिन्यू हुआ था, तो वो उस टाइम पे अपने एमएसपी यानी 5100 से 5200 की रेंज बिल्कुल में कहीं बिल्कुल, ट्रेड हो हाँ। रहा था। जी तो जी। तो यहाँ कहीं प्राइस मूवमेंट या सर्वेलेंस की बात तो हाँ, नहीं वो तो खैर बिल्कुल ही लगती है। रेंज बाउंड ही ट्रेड थी। मस्टर्ड को बिल्कुल लेकर क्या रेंज कुछ था? बाउंड, वो कमोडिटी भी रेंज बाउंड पे थी। और दूसरा, अगर हम आरएम सीड की बात करें, तो आरएम सीड अपने क्लोजिंग के टाइम पे जहां वो अपना 9500 के अराउंड अपना हाई बना के आ चुका है, वहां जब वो 88,000 8200 300 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो वहां हम नहीं मानते कि किसी भी तरीके का कोई प्राइस एक्सेप्शनल प्राइस मूवमेंट या कहीं कोई स्पेकुलेशन या किसी इस तरीके की कोई चीज रही होगी। ओके और तो मुझे नहीं लगता इस चीज में कहीं कोई ऐसा कोई देखा गया था मूवमेंट। ओके ओके, यानी जो भी फैसले हो, कम से कम पार्टिसिपेंट्स की राय लेनी चाहिए, कहाँ दिक्कतें हो रही हैं। अगर उससे जुड़ी हुई कोई दिक्कतें हैं तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अचानक से बंद करने का तो फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एफपीओज जो किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर आपको बंद भी करना था तो फ्यूचर्स आप बंद करते, आप ऑप्शंस को जारी रख सकते थे। कम से कम पुट के जरिए किसान अपने रिस्क को कम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए उनके लिए एक सस्ता टूल्स है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया अमित जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, युवराज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी अहम राय दर्शकों तक पहुंचाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केवल क्योंकि ये कॉलर शो है और आपके सवाल जवाब लेने का भी वक्त आ गया है। और आप सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9619873567 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ कुणाल शाह और सचिन गुप्ता बने हुए। कुणाल जी, गोल्ड और सिल्वर पर आज क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? कुणाल जी, गोल्ड और सिल्वर आज बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है आज के लिए, इंट्राडे के लिए, शाम के सत्र में, तो क्या करना चाहिए? मेरी राय में गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस मौजूदा स्तरों से ऊपर जाएंगे। 47,200 में बाई कीजिए और ऊपरी 47,400 47,500 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। और जहाँ तक सिल्वर की बात है, सिल्वर भी मुझे ऊपर ही लग रहा है। सिल्वर में भी बाइंग कीजिए 63,300 के आसपास, 63,700 के टारगेट के लिए। यानी दोनों ही, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीद कर आप जा सकते हैं, कुणाल जी मानते हैं। सचिन, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर? गुड इवनिंग लक्ष्मण जी। सर, हमें लगता है कि आज गोल्ड में तो नहीं, बट हाँ सिल्वर के अंदर यहाँ से करंट लेवल से एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारा व्यू थोड़ा सा डाउन साइड का है। यहाँ पर 63,400 के आसपास से एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और 63,800 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। डाउन साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 62,500 62,400 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है ये। चलिए, एक कॉलर का सवाल आ रहा है, आकाश है, उन्होंने नेचुरल गैस बेच रखा है 393.8 पे, 393 रुपये 80 पैसे पे इन्होंने बेच रखा है नेचुरल गैस को। कुणाल जी, क्या लग रहा है, नेचुरल गैस क्या इनकी कॉल सही है? अभी तो मुनाफे में है, निकल जाए मुनाफा लेकर या अभी रुके रहे और भी मुनाफा होगा? नेचुरल गैस मेरी राय में रशिया का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके चलते हुए ग्लोबली जो गैस का जो शॉर्टेज है वो थोड़ा कम हो रहा है। सो मुझे लग रहा है आप खड़े रह सकते हैं। आपको कहाँ भी 380 तक नेचुरल गैस एक बार जाते हुए देखने मिल सकता है। हालांकि अब इनके जो सेलिंग प्राइस है उससे ऊपर आ गया है 402 के आसपास, दिन के निचले स्तरों से हालांकि हल्की रिकवरी है। सचिन, आपका कॉल नेचुरल गैस पर?
सर हमें अभी करंट लेवल से यहाँ से कुछ रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से एक बार जो है अप्रोक्सीमेटली प्राइस चल रहा है अभी 402 के आसपास से एक बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 393 का एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस लेना होगा। हायर साइड पोटेंशियल हमें 415 416 तक लग रहा है। ओके, यानी ये कॉल है नेचुरल गैस पे। कच्चा तेल एक ऐसा काउंटर है जहां पे लगातार तेजी का रुख है, $86 के आसपास पहुंचता दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव, MCX क्रूड भी 6,300 रुपये के आसपास है। कुणाल जी, क्या लग रहा है क्रूड में और कितनी तेजी बाकी है? कुणाल जी, कच्चे तेल पर आपकी राय चाहिए। शायद कोई दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत हो रही है कुणाल जी से संपर्क करने में। सचिन, आपका व्यू कच्चे तेल पर? तो ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश साइड का है, बिकॉज काफी अच्छे अपसाइड मोमेंटम्स हमने देखे हैं और 6000 के ऊपर जो है प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, सस्टेन भी कर रहे हैं। इवन हमें लगता है थोड़ा सा भी डिप मिलता है तो क्रूड ऑयल के अंदर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाय साइड में रहा जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली 6230-35 के लेवल्स बेस्ट रहेंगे बाइंग के लिए। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है 6170 का रहेगा फॉर द इंटरडे प्रोस्पेक्ट। हायर साइड टारगेट हमें लग रहा है एक बार 6320 6340 तक के देख सकते हैं। यानी 6340, 6340 रुपये के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। कुणाल जी, आपसे कच्चे तेल पर राय जानना चाह रहे थे, क्या लग रहा है कब तक ये तेजी चलेगी? ये और भी ऊपर लग रहा है। कच्चे तेल में मंदी के कोई ट्रिगर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कच्चे तेल में आपको 6350 6360 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बाय एट डिप्स की रणनीति अपनाई है और मुझे कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कच्चे तेल में नज़र नहीं आ रहा है। ओके, यानी दोनों ही जानकारों को खरीदने की सलाह दोनों जानकारों की तरफ से आ रही है। 6340 सचिन का और कुणाल जी का 6350 का। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं जहां ज़बरदस्त एक्शन है। जिंक जहां 14 साल की ऊंचाई पर है, MCX पे रिकॉर्ड स्तरों के पास है। बाकी भी बेस मेटल्स में आज भी अच्छी तेजी दिख रही है। हफ्ते भर में कॉपर 10% तक बढ़ चुके हैं। बेस मेटल्स पर आपका व्यू कुणाल जी, क्या लग रहा है, ये तेजी चलेगी या आगे जाकर बाजार वापस से नीचे आएगा? डिमांड साइड से तो बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, पर सप्लाई साइड जो बेस मेटल की है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है और इसी के कारण बेस मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मुझे कॉपर में बहुत ज़्यादा तेज़ी मौजूदा स्तर से नज़र नहीं आ रही है। 810-15 के बीच में कॉपर में बेचना प्रेफर करूँगा 795 के टारगेट के लिए। और एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों में मंदी नज़र नहीं आ रही है। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है धीरे धीरे $3,300 LME पे, और इंडिया में जहाँ तक बात है मुझे लग रहा है 262-263 के लेवल ट्रेड कर सकता है। ओके, और सर जिंक का टारगेट क्या देंगे? जिंक ऑलरेडी हमारे टारगेट अचीव हो गए, पर 312 पे बाई करके 320 के टारगेट्स के लिए वेट कीजिए। 308 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, यानी एल्युमिनियम का जो नया टारगेट है इनका 262 का और जिंक का नया टारगेट है 320 रुपये का। इनको लग रहा है कि ये तेज़ी जिंक एल्युमिनियम में ज़्यादा दिख रही है। सचिन, आपका बेस मेटल्स पे ओवरऑल आउटलुक और कोई टॉपिक आज के लिए? ये बेस मेटल्स पर हमारा भी आउटलुक जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव साइड का है, बिकॉज सप्लाई डिस्ट्रप्शंस कंटिन्यूसली बने हुए हैं जिसका असर डायरेक्टली बेस मेटल्स पे देखने को मिल रहा है। आज की अगर टॉपिक की बात करें, यहाँ पर जिंक में बाय रिकमेंड करना चाहेंगे। जिंक के अंदर हमें लगता है मौजूदा लेवल से खरीदारी कर सकते हैं। हायर साइड पोटेंशियल जो है वो 319-320 रुपए तक के लिए लगता है। ओके, 319-320 के लिए। सर चांदी के लिए इंट्राडे के लिए, इवनिंग के लिए क्या कॉल दे रहे हैं, बाई या सेल सचिन? सर इंट्राडे के लिए चांदी में हमें यहाँ से बिकवाली नजर आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 63,400 के आसपास से शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस रखना होगा 63,800 का। डाउन साइड पोटेंशियल लग रहा है 62,500-600 तक के टारगेट्स। ओके, यानी चांदी यहाँ से बेचने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। उसमें ग्वार ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है। सचिन, क्या लग रहा है, 11,400 के आसपास ग्वार गम, 6,300 के आसपास ग्वार सीड, इन दोनों काउंटर पर आपका व्यू, क्या ट्रेड या अभी बचना चाहिए ट्रेड से? ये बिल्कुल ट्रेड जो है वो पॉजिटिव साइड का है और जिस तरीके से रिवर्सल देखने को मिला है क्वार सीट के अंदर 56-5700 के लेवल से काफी अच्छा रिवर्सल आया है और फाइनली इसने अपना इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था अप्रोक्सीमेटली 6200 के आसपास उसको ब्रेक किया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम ग्वार सीट में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। हमें लगता है बाय साइड और अभी अपसाइड जो है यहाँ पर पोटेंशियल है। 6700 और 6800 तक के टारगेट के लिए जो है ग्वार सीट में बाय साइड में रहा जा सकता है। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 6300 का रखना होगा। ओके, और सर इस ग्वारगम के लिए क्या टारगेट दे रहे हैं?
ग्वारगम के अंदर भी सर बुलिशनेस कंटिन्यू नजर आ रही है। ग्वारगम के अंदर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से टारगेट जो है वो 13,000 और 13,500 रुपए तक के लग रहे हैं। ओके, 13,500 तक के भी टारगेट ग्वारगम में और 6,800 के टारगेट है ग्वार सीड को लेकर। कुणाल जी, आपका व्यू ग्वार सीड और ग्वारगम पर? गुआर सीड गुआरगम में ये क्रूड के पीछे तेजी बरकरार रहेगी और मैं बहुत बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है कि 500 रुपये की अपसाइड आपको 2 दिन में और देखने मिलेगी। सो वेरी बुलिश ऑन गुआरगम। ओके, ग्वारगम पे यानी दोनों ही जानकारों को लगता है कि और भी तेज़ी बाकी है। और सचिन ने तो 13,500 तक के भी टारगेट दे दिया, यानी करंट लेवलों से 2,000 ऊपर के टारगेट सचिन ने ग्वारगम के लिए दिए हैं। अब एक और काउंटर है मस्टर्ड, जहां पर अब ऐसी खबर आ रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इस बार बुआई रबी सीजन में मस्टर्ड की अच्छी रह सकती है, क्योंकि एमएसपी से भाव करीब 65 से 70% ऊपर है। उसका फ़ायदा किसान उठाना चाहेंगे और वो गेहूं और चने की जगह रबी सीजन में इसकी बुआई कर सकते हैं। सचिन, इसका क्या असर होगा और क्या आउटलुक है मस्टर्ड को लेकर आपका? देखिए सर, अगर उत्पादन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस पर जो है एक प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर मस्टर्ड की बात करें तो फ्यूचर्स में एट प्रेजेंट कुछ पोजीशंस नहीं बन रही हैं, बट ओवरऑल आउटलुक की अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है एक बार डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड के जो टारगेट्स लग रहे हैं वो फिजिकल मार्केट के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेटली 7,800 और 7,700 तक के लग रहे हैं। ओके, यानी 7,700 तक का डाउन साइड, यानी मौजूदा लेवल से आपको 200 से 300 रुपये की गिरावट लग रही है। और जो ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक खबर ये है कि सरसों की बुआई 15% पिछले साल से ज़्यादा रहने का अनुमान है। रबी सीजन में 70 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हो सकती है और उत्पादन जो है, जो आने वाला रबी सीजन है उसके लिए 95 लाख टन का है। हालांकि ये अभी इनिशियल रिपोर्ट है, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से इनिशियल अभी शुरुआती बुआई कहीं कहीं शुरू भी हो गई है लेकिन नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अभी पूरी तरह से बुआई के आंकड़े और आगे क्या कुछ होगा इसको आने में अभी वक्त लगेगा। चलिए कुछ और काउंटर जिसमें स्पाइसेस जहां पर एक अच्छी तेजी बन रही है, टर्मरिक और जीरा। टर्मरिक और जीरे पर सचिन आपका व्यू क्या है? सर, टर्मरिक पर हमें लगता है यहाँ से जो है बॉटम बन चुका है और एक अपवर्ड मोमेंटम जो है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हायर साइड जो है टीएमसी के अंदर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में हमें लगता है एक बार 7,500 7,600 तक के भी टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म में लेके चलना चाहिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7,100 का रहेगा। ओके, इसके अलावा सर क्रूड पाम तेल को लेकर क्या व्यू है सचिन? सर, सीपीओ को लेकर व्यू जो है थोड़ा सा बेयरिश है, बिकॉज जिस तरीके से फंडामेंटल्स निकल कर आए हैं कहीं ना कहीं बेयरिशनेस इंडिकेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इस काउंटर में रखना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 1110 1115 के आसपास प्राइस मिलता है तो शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अप साइड में एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा जो कि रहेगा 1140 के आसपास। डाउन साइड पोटेंशियल 1050 1030 का लग रहा है। ओके, यानी 1030 तक भी फिसल सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड पाम तेल और बाकी भी क्रूड वेजिटेबल ऑयल में इंपोर्ट बेस्ड ड्यूटी 0% कर दी गई है, उसका भी यहाँ पर असर हो रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे तेज़ी आ रही है। चलिए, शुक्रिया सचिन आपका, कुणाल आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन रिसर्च बेस्ड कॉल्स दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।